नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दुबे। समसामयिक घटनाक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः कुछ ऐसे शब्दावलियों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं जो आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे तो जाते हैं, लेकिन सामान्यतया आपके सामने दृष्टिगत नहीं होते ना। जब आप सामान्य स्तर पर समसामयिक घटनाक्रम पढ़ते हैं तो शब्दावलियाँ आपके सामने नहीं आती, और जब वो परीक्षा में पूछ ली जाती है तो हमको लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करंट अफेयर्स का भी स्तर बना के रखते हैं। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती में बस इसी लेवल का करंट आएगा, एसएससी में ऊपर का, सिविल में अलग लेवल का। तो पहली बात तो करंट का कोई लेवल नहीं होता ना, करंट अफेयर्स का कोई स्तर या लेवल नहीं होता। करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, रोज़ की घटित घटनाएं होती हैं जिनसे आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है भैया, तो चलिए आज सबसे पहले शब्दावली है इंडिकेटिव नोट्स। ये इंडिकेटिव नोट्स क्या है? देखिए, जो पत्रकार हैं हमारे या अन्य मीडिया के कर्मी हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय में चलने वाली मामलों की सुनवाई की वर्चुअल रिपोर्टिंग करने के लिए, वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए मुख्य न्यायाधीश हमारे जो हैं एन.बी. रमणा साहब, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिकेटिव नोट्स। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठकर न्यायालय की कार्रवाई को देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसके रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एन.बी. रमणा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इंडिकेटिव नोट्स नाम से एक नई पहल शुरू की गई है। ठीक है भैया, ये जो इंडिकेटिव नोट्स है ये उन मीडिया कर्मियों के लिए और जो आम जनता है उनके लिए सहयोगी होगा जो न्यायालय के संदर्भ में जानना चाहते हैं। ठीक है भैया, और लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट की अस्थायी व्यवस्था को अब अस्थायी बनाया जा सकता है ना भैया। जो कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की अस्थायी व्यवस्था थी उसको क्या बनाया जा सकता है? अस्थायी बनाया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय में की सुनवाई एक खुले कोर्ट रूम में होती है जिसे आम जनता का शामिल होना स्वीकृत होता है। तो ऐसे में ये जो हमारा इंडिकेटिव नोट्स है ये बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल है। ये बेसिकली जारी क्यों किया गया है? ताकि हम लोगों को न्यायालय की कार्रवाई के बारे में पता चल सके। जैसे हम लोग हैं समसामयिकी के अध्ययन करने वाले, अभी किसी विशिष्ट मुद्दे पर न्यायालय ने क्या निर्णय दिया इसको जानना है तो उसके लिए किताबें पलटना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, आप सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर जाओ और सीधे क्या करो, इंडिकेटिव नोट्स वाले पार्ट को ओपन करो और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक कछुआ इस समय चर्चा में है, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। ये जो कछुआ है ना, इसके कान नहीं होता, इसके कान की जगह लाल लाल पट्टी होती है। मैंने घेरे में किया है, उसको देख रहे होंगे। ये लाल लाल पट्टी कान की जगह होती है, इसके कान नहीं होता। ये अमेरिका का है, मूल इसका कहाँ है? अमेरिका है, लेकिन ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ताजे जल में पाया जाता है ना भैया। और वहाँ पर 29 कछुए की प्रजातियाँ हैं पूर्वोत्तर में, जिनमें से 21 प्रजातियां संवेदनशील हैं। संवेदनशील का मतलब वह किसी भी समय संकटग्रस्त हो सकती है। हेल्प अर्थ नाम का एक एनजीओ है, उसने असम के गुवाहाटी स्थित दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य और उग्रतारा मंदिर जलाशय में इस कछुए की उपस्थिति का पता लगाया है। ये जो है परितंत्रीय प्रतिकूलता की वजह से पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्रा और अन्य नदियों में इसको जाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो मित्रों कछुआ है ना,
इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है ट्रेकेमिस स्क्रिप्टा एलिगन्स। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? ट्रेकेमिस स्क्रिप्टा एलिगन। ये अमेरिका और मैक्सिको मूल का कछुआ है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे सारे भोज्य पदार्थों को क्या करता है? समाप्त कर देता है, और जो अन्य कछुए हैं उनके सामने समस्या उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इसलिए कछुआ चर्चा में आता है। ये भारत के पूर्वोत्तर में पाया जाता है और मुख्यतः कहाँ है? अमेरिका और मैक्सिको का ये स्थानिक प्रजाति है। फिर पर्यावरण से जुड़ी हुई एक और प्रजाति है एशियन ग्रेसाइल स्किंक। स्कंक का मतलब हुआ ये है एक छिपकली। पश्चिमी घाट के सिंसिडे कुल की एक एशियन ग्रेसाइल स्कंक यानी छिपकली की खोज हुई है। ठीक है, जो सबडोल्यूपेस पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। ये शुष्क पर्णपाती वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस नई प्रजाति को सबडोल्यूपेसस नीलगिरिसेंस नाम दिया गया है। अधिकांश स्किन्स दिनचर होते हैं और छिपकर रहते हैं। ठीक है भैया, और पकड़ में ना आने के कारण हम इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, ये जो स्कंक है ये जहरीली नहीं है। ज़मीन पर चलने और ढंग की वजह से ये सांप जैसी लगती है। रहा दीजिए, ज़मीन पर चलने और इसकी जो शारीरिक संरचना है उससे ये कैसी दिखाई देती है? जैसे ये सांप हो। फिलहाल ये जो स्कंक है एशियन ग्रेसाइल स्कंक, इसको संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। अब एक और टर्म है राजनयिक प्रतिरक्षा। देखिए, कुछ कानून और करों से छूट संबंधी विशेषाधिकार होता है जो अन्य देशों के राजनयिकों को मिलता है। जैसे हम लोग दूतावास स्थापित करते हैं और उसमें अपने राजदूतों को नियुक्त करते हैं, तो ये जो राजदूत होते हैं इनको कुछ विशेषाधिकार मिलता है ना, ताकि राजदूत मेजबान देश में बिना किसी डर धमकी या खतरे से रह सकें और स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकें। ये मुख्यतः दो अधिनियमों, दो अभिसमयों पर निर्भर है। एक है राजनयिक संबंधों पर अभिसमय 1961 और दूसरा है कांसुलर संबंधों पर अभिसमय 1963। 61 और 63 के अभिसमयों पर ये निर्भर है, और इन दोनों अभिसमयों को हम वियना कॉन्वेंशन या वियना अभिसमय के नाम से जानते हैं। इसमें विश्व के 187 देशों ने अपनी स्वीकृत की है, यानी 187 देश इसको मानने के लिए क्या हैं? बाध्य है। किसी भी राजनयिक या उसके परिवार को दूतावास या उसके आवास पर ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उसे बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, राजनयिक के गृह देश को यह अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध मुकदमा चला सकता है, लेकिन जहां वह नियुक्त है वह देश उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता। ठीक है, दूतावास में नियुक्त राजनयिक की तरह वाणिज्यिक दूतावास में नियुक्त राजनयिक को भी यह प्रतिरक्षा प्राप्त है। फिर है वायरस वेरिएंट की नामकरण प्रणाली। देखिए, अभी तक हम लोग कोरोना के बारे में तमाम नाम इसका रखे, कोविड-19 या तमाम चीज़ों से जानते हैं, लेकिन अब WHO क्या किया है कि ये वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स के नामकरण की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। जैसे हम लोग चक्रवातों के नाम रखते हैं, जैसे हरिकेनेटा है, फाइलिन है, कैटरीना है, नीना है, ये तमाम नाम हम लोग रखते हैं, वैसे ही वायरस का जो प्रजाति है उनके भी नामकरण की प्रणाली का विकास किया जा रहा है। ठीक है, जो WHO है उसका ऐसा करने का उद्देश्य कतई नहीं है कि जहाँ पर वायरस सबसे पहले पाया गया है वहाँ के लोगों के अंदर हीन भावना प्रस्तुत हो या वो हतोत्साहित हो, बल्कि ऐसा इसलिए है कि जो आम लोग हैं उनको वायरस की जटिल वंशावली याद हो सके। इसलिए इस
प्रणाली को अपनाने की बात कर रहा है। वर्तमान में वायरस और उनके वेरिएंट नाम रखने के लिए WHO तथा विश्व की विभिन्न स्वास्थ्य और विज्ञान एजेंसियां औपचारिक वंशावली नाम को संदर्भित करती हैं, जो विभिन्न अक्षरों एवं नामों में समायोजित होता है। यह संयोजन किसी वायरस के विभिन्न वेरिएंट के बीच में संबंध को इंगित करता है। लेकिन अब जो नई प्रणाली है, ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उसका नामकरण तय किया जाएगा। जहां उस बीमारी के प्रभाव को पहली बार दर्ज अथवा नमूने को पहली बार पृथक किया गया था, उसी के नाम पर नामकरण किया जाएगा। अब एक और शब्द है, आप लोग इसको सुने होंगे, काबासुरा कुडीनीर। काबासुरा एक औषधीय काढ़ा है जो आयुष में शामिल सिद्ध प्रणाली का है। यह कोरोना से संक्रमित रोगियों के श्वसन प्रक्रिया को सामान्य बनाए रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। इसके निर्माण में अदरक, पिप्पली, लौंग, श्री कनोरी और अन्य जड़ी बूटियों का हम मिश्रण करते हैं। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करने के उद्देश्य से इस काढ़े को देशव्यापी वितरित करने का अभियान शुरू किया था। काबासुरा कुडीनीर एक काढ़ा है, किस पद्धति का? सिद्ध पद्धति का। अच्छा, अब एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वो क्या है, उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, देखिए, अगर हमारे अंदर प्रतिरक्षी तंत्र नहीं विकसित हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, एक कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी का प्रयोग करते हैं। यही जो कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाती है। इसमें हम लक्षित रोगाणु के प्रोटीन से निर्मित किया जाता है इसे, और इनका उपयोग चिकित्सकों द्वारा प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने के पर रोग प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण के लिए स्वायत्त रक्त कोशिकाओं को विशिष्ट एंटीजन के संपर्क में लाया जाता है। एंटीबॉडी का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए एकल स्वायत्त रक्त कोशिकाओं का एक क्लोन बनाया जाता है, जिससे एंटीबॉडी की समरूप प्रतियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है भैया, यह स्पाइक प्रोटीन मेजबान कोशिका में वायरस को प्रविष्ट करने में सहायक होता है। एंटीबॉडी रक्त में पाए जाने वाले वाई आकार के सूक्ष्म प्रोटीन होते हैं, जो रोगाणु की पहचान कर उनको जकड़ लेते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणुओं पर हमला करके उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, रोग के उपचार में एंटीबॉडी का उपयोग सर्वप्रथम 1900 के दशक में शुरू हुआ, जब नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जर्मन प्रतिरक्षा विज्ञानी पाल एरलिच द्वारा जाबर क्यूगल एंटीबॉडी का विचार प्रस्तावित किया गया। ठीक है, मनुष्य में नैदानिक उपयोग हेतु स्वीकृत विश्व की पहली एंटीबॉडी म्यूरोमोनाब CD3 है। विश्व की पहली एंटीबॉडी कौन सी है? म्यूरोमोनाब CD3 है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पुनः उपस्थित होंगे समसामयिकी में आपके साथ। जय हिंद।